हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है हिज डार्क मटेरियल्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक लड़की अपनी दुनिया को मैजिस्टेरियम के चंगुल से छुड़ाना चाहती है, जो कि लोगों की आवाज़ को दबाना चाहता है और उनके एनिमल स्पिरिट्स को मारना चाहता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2019 से 2022 के बीच में और इसमें टोटल 3 सीजन्स है। इसके क्रिएटर का नाम है जैक थॉर्न और ये सीरीज़ एक ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल्स पर बेस्ड है। और ये नॉवेल्स पब्लिश हुई थी 1995, 1997 और 2000 में। और नॉवेल्स के नाम थे द गोल्डन कंपास, द सटल नाइफ और द एम्बर स्पाई ग्लास। ये नाम अगर आप गौर करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट्स के नाम है, लेकिन नॉवेल्स में ये ऑब्जेक्ट्स का काम बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इनका कहानी से बहुत कुछ लेना देना है। इसलिए सीरीज़ का नाम हिज डार्क मटेरियल्स रखा गया है। एनीवे, नॉवेल्स के राइटर का नाम है फिलिप पुलमैन और ये नॉवेल्स मैंने पूरी पढ़ी हुई हैं। ये नॉवेल्स काफ़ी अच्छी हैं। आप लोग भी अगर समय मिले तो नॉवेल्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नॉवेल्स की कहानी पूरी तरह से सीरीज़ या मूवीज़ में नहीं दिखाई जा सकती है। एनीवे, इसके फर्स्ट नावल पर एक मूवी आ चुकी है जिसका नाम नावल के नाम पर ही था, यानी कि द गोल्डन कंपास। और उसमें सब बड़े बड़े स्टार्स थे हॉलीवुड के, जैसे कि डैनियल क्रेग, निकोल किडमैन वगैरह वगैरह। मूवी अच्छी थी, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एंटी रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा दिखा दी थी, इसलिए लोगों ने इसे जाके देखा ही नहीं। और इसने मात्र $372 मिलियन वर्ल्ड वाइड का बिजनेस किया था, इसलिए फिर इसके सीक्वल्स पर काम शुरू ही नहीं हुआ। और ये मूवी आई थी 2007 में। फिर 2015 में BBC वन नेटवर्क ने कहा कि वो इन नॉवेल्स पर सीरीज़ बनाने जा रहा है और इस प्रकार इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया और पहला सीज़न 2019 में आ गया था। तो आइए बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। ये सीरीज़ की कहानी मल्टी वर्ल्ड रियलिटी में सेट है और इसमें कहानी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में मूव होती रहती है। कहानी शुरू होती है एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड से, जिसमें इंसानों की आत्मा उनके शरीर के अंदर ना होकर उनके साथ एनिमल फॉर्म में रहती है। जी हाँ, प्रॉपर फिजिकल एनिमल। उसे इस वर्ल्ड में डेमन बुलाते हैं और हर किसी की सोल या डेमन या एनिमल उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार रहता है। लेकिन जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक वो एनिमल चेंज होते रहता है, क्योंकि अभी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई है। 18 साल के बाद जैसी आपकी पर्सनैलिटी रहती है उसी हिसाब से आपका एनिमल स्पिरिट फिक्स हो जाता है। जैसे इसमें एक लीड कैरेक्टर है लॉर्ड एजरियल का और उसका डेमन है एक लेपर्ड, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी फियर्स है और बोल्ड है। तो उस हिसाब से चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको संक्षिप्त में सभी सीजन्स की कहानी बता देता हूँ। पहले सीज़न की शुरुआत होती है अल्टरनेट वर्ल्ड में, जिसमें 11 साल की लड़की जिसका नाम लायरा है और उसका डेमन जो कि एक पेंटालेमन है, वो देखते हैं कि मास्टर नाम का एक कैरेक्टर लॉर्ड एजरियल को जहर देने की कोशिश कर रहा है, जो कि लायरा के अंकल है और वो हमेशा ही ट्रैवल करता रहता है और कुछ ना कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। लायरा फिर लॉर्ड एजरियल को सतर्क कर देती है उस जहर के बारे में और वो लॉर्ड एजरियल के नोट्स पढ़ती है, जिनमें एक मिस्टीरियस पार्टिकल का जिक्र है जिसे डस्ट कहते हैं। इसके बाद लायरा का फ्रेंड जिसका नाम रॉजर है, उसे गॉबलर्स किडनैप कर लेते हैं। फिर लायरा को एक वुमेन अडॉप्ट कर लेती है जिसका नाम है मिसेस कोल्टर। फिर मास्टर एक दिन लायरा से मिलता है और उसे एक डिवाइस देता है जिसका नाम है एलिथियोमीटर, और ये एक ट्रूथ टेलिंग डिवाइस है, यानी कि इस डिवाइस से आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो ये उसका सही सही और बिल्कुल सच जवाब देगा। इसको चलाते कैसे हैं, इसको जानने के लिए आप लोग या तो नॉवल पढ़िए या सीरीज़ देखिए। फिर लायरा को एक दिन पता चलता है कि मिसेस कोल्टर ही गॉबलर्स की लीडर है और उसी ने रॉजर को किडनैप किया है और एक प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को चर्च सीक्रेटली फंड कर रहा है।
फिर इसके बाद लायरा फ़रार हो जाती है मिसेस कोल्टर के यहाँ से और जाके मिलती है जिप्शियन से, जो कि समुद्री नोमैड्स हैं, और वो लायरा को बताते हैं कि लॉर्ड एजरियल और मिसेस कोल्टर ही उसके माँ बाप हैं। इसके बाद जिप्शियंस एक एक्सपेडिशन प्लान करते हैं आर्कटिक जाने का लायरा के साथ, ताकि वो किडनैप हुए बच्चों को वहाँ से छुड़ा सकें। इसके बाद लायरा रिक्रूट करती है एक आर्मर्ड बियर, यानी कि एक लोहे का कवच पहने हुए पोलर बियर को, जिसका नाम है योरेक बर्निसन, और उसके एक ह्यूमन एरोनॉट फ्रेंड को, जिसका नाम है ली स्कोट्सबी। फिर लायरा को पता चलता है कि लॉर्ड एजरियल को निकाल दिया गया है उन्हीं के लैब से, और उन्हें अभी स्वालबार्ड नाम की जगह पर रखा गया है, जिसे कि बेयर्स गार्ड कर रहे हैं, यानी कि भालू। अच्छा, इसमें बेयर्स यानी कि भालू बोल सकते हैं ह्यूमंस की तरह, ऑल्टरनेट वर्ल्ड है तो कुछ भी हो सकता है। फिर लायरा गॉबलर रिसर्च स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि उन किडनैप हुए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कैसे? उन बच्चों और उनके डीमन के बीच में बॉन्ड को काट रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो मोस्टली बच्चे मर ही रहे हैं या फिर तड़प रहे हैं। लेकिन लायरा इस दौरान पकड़ी जाती है, और फिर मिसेस कोल्टर बताती है कि वो ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कर रही है क्योंकि डेमन के कारण इंसानों के एडल्ट्स होते होते तक उनमें इमोशंस पैदा हो जाते हैं। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रही है कि किसी तरह ह्यूमंस और उनके एनिमल स्पिरिट्स में बॉन्ड अगर कट किया जा सके तो फिर उनमें इमोशंस पैदा नहीं होंगे जब वो एडल्ट हो जाएंगे। इसके बाद लायरा को छुड़ाने योरेक जिप्शियन स्कोट्स भी आ जाते हैं, और फिर लड़ाई मारधाड़ होती है और वो लोग सभी बच्चों को रेस्क्यू कराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर लायरा स्वालबार्ड ट्रैवल करती है एजरियल को छुड़ाने। इधर एजरियल अपनी रिसर्च डस्ट पर ऑलरेडी कंटिन्यू किया हुआ था। फिर लायरा एजरियल से मिलती है और एजरियल लायरा को बताता है कि चर्च का मानना है कि डस्ट ही दुनिया में सारे पापों की जड़ है, और एजरियल उसके सोर्स को ढूंढ के उस डस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे दूसरे वर्ल्ड्स भी डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करने पड़े। और यहाँ पर खुलासा होता है दूसरे वर्ल्ड्स का। यही एकदम ट्विस्ट है प्लॉट में, क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये कहानी मल्टी वर्ल्ड वाली होगी। एनीवे, एजरियल फिर रॉजर को उसके डीमन से कट कर देता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है उससे एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके थ्रू ये लोग पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। और अब लायरा कसम खाती है कि वो खुद एजरियल को रोकेगी और डस्ट के सोर्स को ढूंढ के रहेगी। तो इस सीज़न में जो एलिथियोमीटर का जिक्र आया है उसे ही गोल्डन कंपास कहा गया है। ये ऑब्जेक्ट लायरा के आगे बहुत काम आएगा और सीरीज़ के दौरान भी आया है। दूसरे सीज़न की शुरुआत होती है लायरा के दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने से। जो एजरियल ने ओपनिंग बनाई थी उसी के थ्रू लायरा ट्रैवल करके पहुंचती है सिट्टा गाजे नाम के शहर में, जहां पर लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर लिया था, जिसके कारण स्पेक्टर्स करके कुछ बीइंग्स रिलीज हो गए थे, और वो सिर्फ एडल्ट्स को मारते थे, बच्चों को वो नहीं मारते थे। इसलिए इस दुनिया में एडल्ट्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। यहाँ पर लायरा की मुलाकात एक विल नाम के लड़के से होती है, जो कि हमारी दुनिया से है। जी हाँ, हमारी नॉर्मल दुनिया से, और वो 12 साल का है। विल ने हाल ही में एक आदमी का मर्डर किया है अपनी माँ की जान बचाने के लिए, और वो इस दुनिया में अपने गुम हुए बाप को ढूंढते ढूंढते आ पहुँचा है। कैसे आ पहुँचा है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। फिर लायरा विल की दुनिया में उसके साथ जाती है और वहाँ मिलती है डॉक्टर मैरी मलोन से, जो कि डार्क मैटर पर रिसर्च कर रही है, जो कि लायरा की दुनिया के डस्ट जैसा ही है। फिर लायरा डॉक्टर मलोन को एनकरेज करती है उस डार्क मैटर से कम्युनिकेट करने के लिए, और फिर डॉक्टर मलोन सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर लेती है डार्क मैटर से, और वो उन्हें बताता है कि उन्हें वापस सिट्टा गाजे जाना चाहिए। और अभी लायरा का एलिथियोमीटर चोरी हो गया है चर्च के एक मेंबर द्वारा। इसके बाद ये लोग वापस सिट्टा गाजे वाली दुनिया में जाते हैं, और वहाँ विल सटल नाइफ का बेयरर बन जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल नाइफ है। ये नाइफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकता है और उन्हें काट के दुनियाओं के बीच में एक पोर्टल क्रिएट कर सकता है। ये तो हुई उस नाइफ के एक एज की बात, और जो दूसरा एज है नाइफ का, वो दुनिया की किसी भी चीज़ को काट सकता है। फिर विल की नाइफ
यूज़ करके ये लोग पोर्टल बना के लायरा का एलिथियोमीटर रिकवर कर लेते हैं जिसने उसे चुराया होता है। फिर आगे इसमें विल को उसके फादर मिल जाते हैं, लेकिन उनकी भी डेथ हो जाती है और आगे जाके लायरा को मिसेस कोल्टर किडनैप कर लेती है और विल फिर लायरा को बचाने निकलता है। लेकिन उससे पहले विल के पास 2 एंजल्स आती हैं उसकी मदद मांगने और सीज़न ख़त्म। तो इस सीज़न में विल और लायरा बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त बन जाते हैं। थर्ड सीज़न में विल जैसे तैसे लायरा को छुड़ाता है मिसेस कोल्टर के चंगुल से। फिर लायरा लैंड ऑफ द डेड में ट्रैवल करती है और वो अपने डेमन से कुछ समय के लिए अलग हो जाती है, क्योंकि जब वो मरेगी तभी वो लैंड ऑफ द डेड यानी कि मरे हुओं की दुनिया में जा सकती है। यहाँ पर वो काफ़ी सारे फंसे हुए भूतों को छुड़ाती है। इधर डॉक्टर मलोन एक वर्ल्ड में ट्रैवल करती है जहाँ पर बहुत ही अजीब से प्राणी रहते हैं जिन्हें मुलेफा कहते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर मलोन को डस्ट का असली नेचर समझ में आता है। डस्ट दरअसल वो लोग क्रिएट करते हैं जो कि सेल्फ अवेयर हो चुके हैं और डस्ट ही किसी लाइफ को नरिश करती है। इसके बाद कहानी में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन एंडिंग ये होती है कि विल और लायरा एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और डस्ट एक्चुअली में एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसका लॉस ना हो इसलिए विल ने जितने भी पोर्टल्स खोले हैं दुनियाओं के बीच में या ऑलरेडी जितने खुले हुए हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हर पोर्टल खुलने के कारण एक स्पेक्टर क्रिएट हो रहा है जो कि एडल्ट्स को जान से मार रहे थे। और इसका मतलब विल अब फ्यूचर में उस नाइफ को कभी यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अंत में क्या लायरा और विल अपनी अपनी दुनिया को छोड़ के एक साथ रह पाएंगे? जानने के लिए आप लोग देखिए ये सीरीज़। तो ये था बेसिक प्लॉट। क्रिएटर ने बुक की कहानी को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो किया है और इसके लुक एंड फील को 1990s वाला नहीं रखा गया है, बल्कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अडेप्ट करके दिखाया गया है। लायरा का किरदार निभाया है डेफ्ने कीन ने, मिसेस कोल्टर का रूथ विल्सन ने और लॉर्ड एजरियल का जेम्स मैकअवॉय ने। जी हाँ, और भी बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स ने इसमें काम किया है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ वाकई में मस्त है और चूंकि मैंने नॉवेल्स पढ़ी है तो मैं कह सकता हूँ कि सीरीज़ ने सच्ची में नॉवेल्स को फॉलो किया है। इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और परफॉर्मेंसेस भी सभी की अच्छी हैं। और हाँ, इसके फिल्मिंग सेट्स और लोकेशंस बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त हैं। सो आप लोग जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि जॉर्ज आर मार्टिन, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑथर हैं, 2007 में जब द गोल्डन कंपास पर मूवी आई थी और वो इतनी हिट नहीं हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि यही रीज़न है कि अगर उनकी नॉवेल्स को बड़े पर्दे पर अडेप्ट किया गया तो वो डेफिनेटली टीवी सीरीज़ ही बनाना चाहेंगे, मूवीज़ नहीं। दूसरा फैक्ट ये कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग लेडी विद एन अरमाइन देख के ही राइटर फिलिप पुलमैन को आइडिया आया था कि ह्यूमंस के सोल्स को वो एक एनिमल की तरह लिखेंगे। तीसरा फैक्ट ये कि ये नावल अब तक 40 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है और इसकी अब तक 4 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ पूरे विश्व में बिक चुकी हैं। चौथा फैक्ट है कि न्यू लाइन सिनेमा जो प्रोडक्शन हाउस है, ये उसकी पहली टीवी सीरीज़ है। अब तक उसने सिर्फ मूवीज़ ही बनाई हैं और उसमें से है द फेमस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। पांचवा और आखिरी फैक्ट ये कि ये पहली HBO सीरीज़ है जिसे एडल्ट रेटिंग की ज़रूरत नहीं थी। मोस्टली नहीं तो HBO पर दिखाई जाने वाली सीरीज़ को एडल्ट रेटिंग मिलती ही है, यानी कि TVA, यानी कि एडल्ट सीरीज़। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 7.8, जिसे रेट किया लगभग 85,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और हो सके तो आप लोग नॉवेल्स ज़रूर पढ़िएगा। और राइटर फिलिप पुलमैन ने बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव कहानी लिखी है। एनीवे, आप लोग को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।